दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। मैं प्रमाण के साथ आज ये साबित करूंगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि हम बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार के द्वारा घोषित एक ऐसा आंकड़ा जिसके द्वारा अगर उससे कम रेट पर खरीदी की जाएगी तो किसान को लाभ नहीं मिल पाएगा, किसान घाटे में रहेगा। अध्यक्ष महोदय, और आज मैं वो दिन याद करता हूं विधानसभा चुनाव के पहले जब शिवराज सिंह चौहान जी हर मन से कहते थे कि एक बार और भाजपा को मौका दीजिए, धान की खरीदी न्यूनतम दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल की जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वर्तमान में धान खरीदी 3100 के रेट पे की जा रही है? कहीं नहीं की जा रही। मेरे से पहले हमारे श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल साहब अपना वक्तव्य रख रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कुछ दिन पहले श्योपुर गए थे, किसान वहां पर आक्रोश में है। एक तो वहां पे बाढ़ आई, दूसरी जो उम्मीद किसानों को थी कि भाजपा सरकार द्वारा 3100 पे खरीदी की जाएगी धान की, उल्टा आज अगर खरीदी हो रही है तो लगभग 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर की जा रही है, जिससे लगभग किसान की लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, हम बात करें सोयाबीन के बारे में अध्यक्ष महोदय, तो जैसा कि सीएम साहब ने घोषणा की है भावांतर योजना, लेकिन आज अगर आप कोई किसान से पूछोगे तो किसान ये बात कहेगा हर मन से कि अगर भावांतर से किसी को लाभ मिला है तो बिचौलिए हैं, उनको लाभ मिला है, लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिल पाया। क्योंकि जिस किसान के पास 5-10 बीघा जमीन होती है वो तत्काल अपनी फसल बेचता है, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो काम ठोका करते हैं, वो लाभ उठाते हैं भावांतर योजना का, लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिल पाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगला मैं आना चाहूंगा मक्का पे। अध्यक्ष महोदय, इस बार अनेकों जिलों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में, हम बात करें झाबुआ धार की, छिंदवाड़ा की, डिंडोरी मंडला की, गुना शिवपुरी तरफ भी इस बार काफी धान की फसल काफी मक्का की फसल इस बार बोई गई थी। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ 2025-26 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल किया था घोषित, लेकिन आज मार्केट में मक्का खरीदी 1000 और 1200 के बीच में की जा रही है। मैं सदन के सामने हमारे कांग्रेस के विधायक ऋषि अग्रवाल जी के द्वारा माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा गया पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 14 अक्टूबर 2025 को ऋषि अग्रवाल जी ने ये पत्र लिखा था, जहां ये मांग करी थी कि एक तरफ सरकार ने घोषित एमएसपी 2400 की रेट की गई है, लेकिन बाजार में खरीदी 1000-1200 पे की जा रही है। उसके बाद ऋषि अग्रवाल जी को भारत सरकार के द्वारा 17/11/2025 को उत्तर दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर में लिखा गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार 2025-26 के लिए मक्का की खरीद का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आप कल्पना कीजिए, आज मध्य प्रदेश में इसलिए मक्का खरीदी नहीं हो पा रही है समर्थन मूल्य पे क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसकी मांग ही नहीं रखी केंद्र सरकार के बीच। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपको ऐसी क्या नफरत है किसानों से कि अगर आपके पास अधिकार था, आपके पास अगर एक ऐसा अवसर मौका था कि अगर आप ये मांग रखते, अगर माननीय सीएम साहब भी मांग रखते शिवराज सिंह चौहान जी से कि कम से कम मध्य प्रदेश में जहां लगभग 10-15 जिलों में मक्का की फसल है, अगर आप ये मांग रखते, अब ये गलती किसान की नहीं है कि शायद सीएम साहब की और पूर्व सीएम साहब की बातचीत नहीं होती, लेकिन अगर शायद होती। जयवर्धन जी कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, समय, लेकिन जरूर हम उम्मीद करेंगे कि जब माननीय कृषि मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे
तो इसकी बात करेंगे। अध्यक्ष जी, मूल बात यह है कि आज इस विषय को लेकर समर्थन कर रहा हूं। श्री जयवर्धन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक क्रमांक 20 सन 2025 पर मुझे चर्चा करने का मौका मिला है। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज के इस विधेयक के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया है कि पुनः मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष का चयन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सन 93 और 2003 के बीच में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब ये संशोधन किया गया था कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए हैं सभी नगरीय निकायों के। उसके बाद ऐसा मंत्री जी ने कहा कि 2019-20 में कोरोना काल के पहले इसमें संशोधन किया गया जब मैं ही मंत्री था। और इसमें जो हमने एक उस समय बिंदु रखा था कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हम जैसे बात करें लोकसभा की तो सीधा जनता नहीं चुनती है प्रधानमंत्री को, सांसद चुन के आते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और वो अपना नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनते हैं। उसी प्रकार से विधानसभा की हम बात करें तो विधानसभा में भी जनता डायरेक्ट सीएम नहीं चुनती, पहले विधायक चुन के आते हैं हाउस में, और फिर हाउस में जिसके पास मत है, मेजॉरिटी है, वो अपने बीच से लीडर चुनते हैं जो लीडर ऑफ द हाउस कहलाता है। उसी प्रकार से हम और नीचे आ जाएं, हम जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत में भी जिला पंचायत मेंबर पहले निर्वाचित होते हैं और फिर वो अपने बीच में से एक अध्यक्ष का चयन करते हैं। हम आ जाए जनपद के ऊपर तो जनपद में भी जनपद मेंबर पहले निर्वाचित होते हैं और वो फिर चयन करते हैं अध्यक्ष का। अब अगर वर्तमान में कोई जगह ऐसी है जहां सीधा निर्वाचन मुख्य प्रतिनिधि का होता है तो पंचायत में होता है, जहां जरूर पंच चुन के आते हैं, लेकिन पंच सरपंच का निर्वाचन नहीं करते हैं, पंच का अलग दायित्व रहता है। लेकिन यहां हम सब जानते हैं कि लगभग पंच का योगदान ना के बराबर रहता है। जो भी निर्णय है सरपंच, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ही लेते हैं। तो सरपंच के पद को छोड़ के अब एक दूसरा सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष का पद ऐसा रहेगा जहां अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा जनता के बीच में। लेकिन जो बात माननीय मंत्री जी कह रहे थे, जिसका उल्लेख एलन जी ने भी किया था, कि एक बात इस पर जरूर ये आती है कि जो दबाव या प्रभाव एक पार्षद का रहता है अध्यक्ष के ऊपर, वो कम हो जाएगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री से ये निवेदन करूंगा, क्या वो उचित है या अनुचित है? क्योंकि आखिर पार्षद भी वो व्यक्ति होता है जो निर्वाचित होता है। अगर चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, दबाव रहता है पार्षद का, अध्यक्ष सतर्क रहता है कि नहीं, अगर हम इनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो कहीं वो हमारे खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वापस अभी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो भूमिका पार्षद की है वो खत्म हो जाएगी। मैं सहमत हूं बरैया जी के बात से, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जब जनता चुन रही है अध्यक्ष को, तो आज भी हम ये भी तय करें कि राइट टू रिकॉल जो जहाँ पे एक सीमा लगी है 3 साल की, वो क्यों रखी जाए, लगातार उसको भी 5 साल का मौका मिले अपने काम करने के लिए। तो इस पर भी माननीय मंत्री जी आज
विचार कर सकते हैं। आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपसे बेहतर विशेषकर इस विभाग को कोई नहीं जानता है। डेमोक्रेसी, जरूर ये बात है कि जो बात माननीय मंत्री जी ने कही कि प्रत्यक्ष रूप के चुनाव के माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अब लेकिन जो हॉर्स ट्रेडिंग जनपद में होती है, जिला पंचायत में होती है, 2020 में विधानसभा में हुई, ये भी जरूर इस पर मंथन होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। जो लोग हॉर्स बन के ट्रेड हो जाते हैं घोड़े जैसे, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसमें भी हम कोई ऐसा ना रखें, कुछ विषय, कोई नियम जिसके द्वारा जो व्यक्ति जनमत को बेच के 20 कार्यकाल में ही पार्टी बदल देता है, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए है? क्या वो अपमान नहीं है लोकतंत्र का? और मैं यही माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, भाई साहब आप बोल देना, बैठ जाओ आराम से। उसमें मूल बात यह अध्यक्ष महोदय कि बात सिर्फ विभाग का नहीं है, बात पंचायत और ग्रामीण विकास का भी है। हमारे प्रदेश में 10-12 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, मंडी के चुनाव नहीं हुए हैं, सहकारिता विभाग में वो सब खंडित पड़े हैं, प्रशासक बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप सबसे मुखर आवाज़ है कैबिनेट में भी, तो जरूर जब अगली कैबिनेट हो तो आप सीएम साहब से आग्रह करें कि एक स्ट्रीमलाइन हो सभी विभागों में, और चुनाव अगर जनपद के भी ऐसे हो तो आप उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जरूर जो चुनाव हो ही नहीं पा रहे मंडी के, सहकारिता के, वो भी होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और पॉइंट रहेगा, बस 2 मिनट की बात, विषय से अलग है, लेकिन जो बात कल कही थी पूर्व अध्यक्ष श्री सदन शर्मा जी ने, बहुत गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय। अब हम बात करें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की, तो इनके पास प्रशासनिक अमला होता है, जहाँ कोई भी शासकीय जमीन पर कब कोई कब्जाधारी होता है तत्काल उस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि एक नगर निगम के पास पर्याप्त बल होता है, संख्या होती है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं कर सकता है। लेकिन इसी विषय को लेकर समस्या पैदा शुरुआत होती है नगर पालिका, नगर पंचायतों में, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स के पास संख्या ही नहीं है, ना अधिकार है। हम बात करें सीएमओ से, तो सीएमओ के पास एक व्यक्ति होता है जो अतिक्रमण संभालता है, उसके पास 4 या 5 मैट होते हैं जो ये काम देखते हैं। अब कोई लोग वहाँ घेर ले तो वो भाग जाएंगे वापस वहाँ से। और ये समस्या सिर्फ नर्मदापुरम की नहीं है, इटारसी की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के 400 निकायों में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, और इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। सीधा सिर्फ वो भटकते रहते हैं, शिकायत होगी तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, वापस सीएमओ के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस पर भी माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम इसलिए इसका समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग विभागों में, अलग अलग चुनाव में जो एक नॉर्मलसी होनी चाहिए है, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए है, वो आज मध्य प्रदेश में नहीं है। इस पर जरूर कैबिनेट विचार करे, ये मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।